जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे हिंदी वर्णमाला पर और आज हम लोग वर्णमाला की दूसरी क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत सी चीज़ों को पर चर्चा कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। चलिए तो प्रारंभ कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और एक नए टॉपिक की ओर और देखते हैं। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोग देखा था वो था स्वर, और स्वर पे हम लोग पहुंच चुके थे। आज हम लोग स्वर को देखते हैं और स्वर के प्रकार और कुल प्रकार कितने होते हैं, तो इनको देख लेते हैं कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं और कुल प्रकार कितने होते हैं। तो देखते हैं भाई, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, अगर हम स्वर के प्रकार की बात करें तो वहाँ पे दो कंडीशन हम देखेंगे। एक हम ये देखेंगे कि कुल स्वर कितने हैं, और एक देखेंगे क्या मूल स्वर कितने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मूल स्वर। मूल स्वर मूल प्रकार की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, मूल प्रकार, और दूसरा कुल प्रकार। तो मूल प्रकार कितने हैं? मूल प्रकार हैं इसके कितने? 3। और कुल प्रकार की जब हम बात करते हैं तो कुल प्रकार कितने हैं? 4। अब 3 जो मूल प्रकार हैं 3, वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। जो 3 प्रकार हैं उनको देखते हैं। पहला है हश्व। पहला कौन सा है? हश्व स्वर। दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तीसरा कौन सा है? प्लुप्त स्वर। पहला है हश्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो हमने मूल प्रकार में देखा, तो मूल प्रकार में कितने हैं? 3 प्रकार हैं। एक है आपका हस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। अगर हम कुल प्रकार की बात करते हैं तो कुल प्रकार में कितने हैं? 4। तो 3 तो यही रहेंगे और एक बढ़ जाएगा जो कि होगा क्या? संयुक्त। तो देख लेते हैं उनको भी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका पहला क्या होगा? हश्व स्वर। दूसरा होगा दीर्घ स्वर, और तीसरा होगा प्लुप्त स्वर, और चौथे की बात करें तो चौथा होगा संयुक्त स्वर। ये हो गया 1 2 3 4, और इधर 1 2 3। तो हमने स्वर के प्रकार देखे। स्वर के प्रकार कितने हैं? एक तो कुल प्रकार और एक मूल प्रकार। कुल प्रकार की बात करते हैं तो 4 हैं, हश्व, दीर्घ, प्लुप्त और संयुक्त। हश्व और मूल प्रकार की बात करते हैं
तो मूल प्रकार है 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वर का वर्गीकरण। तो देख लेते हैं भाई, स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। स्वर का वर्गीकरण, जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है उनको हम देखते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है सामान्य रचना। पहला क्या है? सामान्य या फिर रचना या फिर बनावट या फिर बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? सामान्य रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कालमान। दूसरा क्या है? कालमान। या फिर उच्चारण काल, उच्चारण काल। कालमान या उच्चारण काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर। तो हमने 2 प्रकार देख लिए स्वर का वर्गीकरण। तीसरा प्रकार देख लेते हैं, क्या है? पहला हो गया सामान्य, दूसरा हो गया कालमान और तीसरा हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा क्या होगा? उच्चारण। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये उच्चारण काल है और ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो तीसरा क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। भाई स्वर के भेद पढ़ रहे हैं तो स्वर की ही बात करेंगे, तो क्या होगा? स्वर के भेद। चौथा है जीवा के प्रयोग के आधार पर। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट है, अगला है मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। तो देख लेते हैं अगला क्या है? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो हम लोग देख रहे हैं स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार से किया है? 6 प्रकार से स्वर का वर्गीकरण किया है। पहला है
सामान्य रचना बनावट के आधार पर, दूसरा है कालमान या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे, कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, स्वर का उच्चारण करते समय जो मुख से हमारी वायु निकलती है वो कहाँ से टकरा के और कैसे निकलती है, कौन से स्वर का उच्चारण किस जगह से स्वर का कहाँ पे घर्षण होता है, इन चीज़ों को स्वर के उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद जीवा के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो जीवा के प्रयोग के आधार पर कौन सा, मतलब जीवा के प्रयोग के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक अग्र, पश्च और मध्य। अग्र का मतलब ये होता है कि जो वर्ण स्वर जीवा की आगे की ओर टकराते हैं, कुछ मध्य में और कुछ पश्चिम में। मुखाकृत की बात करते हैं तो मुखाकृत के भी 4 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है कौन सा, विव्रत और एक समृत, एक अर्ध विव्रत और एक अर्ध समृत। अगला हो जाता है ओष्ठाकृत के आधार पर, मतलब हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो होंठ है हमारे, उनका आकार कैसा होता है। तो आकार इनके भी 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है क्या, गोलाकार, और एक अगोलाकार। गोलाकार को हम ये कह सकते हैं वर्गाकार, गोलाकार को हम क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार, और जो अगोलाकार है उसे हम क्या कह सकते हैं, अवृत्ताकार। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पहले टाइप पर आएंगे जो कि सामान्य रचना या बनावट के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, पहला है सामान्य या फिर रचना या फिर बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, चलिए हम इसको देख रहे होंगे, सामान्य रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे, देखो पहले एक कंडीशन ये बनती है, क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे एक मूल स्वर और दूसरा देखेंगे संधि स्वर। ठीक है, एक देख रहे होंगे क्या, मूल स्वर, क्या देख रहे होंगे, मूल स्वर। अब भाई कौन बताएगा ये मूल स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, क्या चीज, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर होते हैं 4, और संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर होते हैं 7। मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर की संख्या आ जाती है 4, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी आ जाती है, संयुक्त स्वर की संख्या आ जाती है 7। अच्छा, जो मूल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर के कौन कौन से होंगे इसको देख लेते हैं। एक होगा क्या, छोटा आ, एक क्या होगा, छोटा आ, ये कैसा है, मूल स्वर। दूसरा है छोटी ई, तीसरा है छोटा ऊ, और चौथा कौन सा हो जाएगा, री। ये तो हो गए मूल स्वर, इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर में हमें 2 कंडीशन देखने को मिल रही हैं, और इनको हम 2 प्रकार से वर्गीकरण कर देंगे। एक हो जाएगा कौन सा, दीर्घ स्वर, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर।
तीसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आपको क्या करना है, ये है संधि स्वर, इसको क्या करना है, ये है संधि स्वर। क्या होगा, संधि स्वर। ठीक है, चलो अब अगर हम संधि स्वर के बाद देखें इनके दो दीर्घ और संयुक्त, दीर्घ की संख्या कितनी होती है। अब भाई देख लेते हैं दीर्घ की संख्या कितनी है। तो दीर्घ की संख्या कितनी होगी और संयुक्त की संख्या कितनी होगी। दीर्घ और संयुक्त, अगर हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ की संख्या कितनी है और संयुक्त की संख्या कितनी है। तो दीर्घ होते हैं कितने, 3, और संयुक्त होते हैं कितने, 4। अब जो दीर्घ हैं वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे छोटा आ है, कौन सा है, छोटा, इसका एक रूप बनेगा, छोटी ई है इसका दीर्घ रूप बनेगा, और छोटा ऊ है इसका भी क्या बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा। और उसके बाद संयुक्त की बात करते हैं तो संयुक्त कौन कौन से हैं, 4। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि आ की बात करें तो ये कैसे बना है, दीर्घ आ है, ये कैसे बना है, और उसके बाद दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। अब देखो बनने का मतलब क्या है, भाई दीर्घ है तो जाहिर सी बात एक आ ये रहा होगा और एक ये, तभी दीर्घ बना है। वही कंडीशन ई में भी है, एक ई और एक ई बन गया दीर्घ। उसके बाद ऊ की बात करें तो ये छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ बन गया क्या, बड़ा ऊ। उसी के बाद अगर हम संयुक्त की बात करते हैं तो संयुक्त में भी क्या होगा, कौन कौन से आते हैं, तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा आता है, एक तो हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा अय, क्या हो जाएगा अय, तीसरा हो जाएगा ओ, और चौथा हो जाएगा चौथा कौन सा हो जाएगा, ओ, चौथा हो जाएगा औ। तो ए, आए, ओ और औ। अब ये कैसे भाई, संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों से मेल से जो बना है, दो या दो से अधिक वर्ण। अब यहाँ पे देखो दो स्वरों के मेल से बना है, कैसे बना है भाई, दो स्वरों के मेल से, इसको देख लेते हैं। देखो ए जो बना है कैसे बना है, ए जो बना है ये आ और ई से मिलकर बना है, क्या बना है, ए। अच्छा आय की बात करें तो ये आ और ए के मिल के, ए के योग से बना है। ओ की बात करें तो आ और ऊ के योग से बना है, और औ की बात करें तो आ और ओ के योग से बना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सामान्य, पहला क्या था वर्गीकरण, पहले वर्गीकरण में देखा सामान्य या रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने दो प्रकार से वर्गीकरण किया। एक तो ये हो गया मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4, और इन्हीं को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर की संख्या 7 है। और उसके बाद दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने हो जाते हैं, 3, और उसके बाद संयुक्त स्वर कितने हो जाते हैं, 4। क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं। अब देखिए जवाब क्या होगा, क्वेश्चन यही है, और ऑप्शन मैं दे देता हूं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 7। यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर की संख्या होती है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं,
दीर्घ स्वर कितने होते हैं? और अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों के जवाब अलग अलग होने वाले हैं। दोनों के जवाब अलग अलग कैसे होंगे? हमसे जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो पूछना क्या चाह रहा है? देखो, पहले क्वेश्चन में ये वो पूछ रहा है दीर्घ स्वर कितने होते हैं। अब हमें ऑप्शन को देखना है। दीर्घ स्वर अगर देखे जाए तो मूल रूप से 3 ही हैं और ऑप्शन में 3 है। ऑप्शन में कितना है? 3 दिया है। और अगर ऑप्शन में 3 दे रखा है तो इसका जवाब भी क्या होगा? इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दीर्घ स्वर की बात कर रहा है और ऑप्शन में 3 दिए गए हैं तो जवाब क्या हो जाएगा? 3। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अब ऑप्शन को देखिए, 4। क्या दीर्घ स्वर 4 होते हैं? दीर्घ स्वर नहीं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। 5 होते नहीं हैं। 6 नहीं। 7 हाँ, दीर्घ स्वर क्योंकि ये संयुक्त, ये भी दीर्घ में आ जाता है और ये भी दीर्घ में। अब संख्या जो संधि स्वर है यही 7 स्वर। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? 7। तो देखो, क्वेश्चन सेम था, केवल जवाब कैसे आए? अलग अलग। तो अब अगला टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि कालमान या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कालमान। अगला क्या है? अगला है कालमान। कालमान या फिर उच्चारण काल में या उच्चारण काल में या उच्चारण काल या फिर इसी को हम कहें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किस में किया गया है? कालमान या फिर उच्चारण काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब इसमें क्या है कि जैसे कि इसे 3 प्रकार से किया गया, एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुप्त। अच्छा, प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? इसका हम केवल कैसे करेंगे वर्गीकरण? देखो, इसको हम 3 प्रकार से बांट लेते हैं। पहले एक, 2 और 3। चलो, तो पहला क्या है? ह्रस्व। दूसरा हम देख लेते हैं, इसको हमने क्या कहा? दीर्घ। और इसको हमने क्या कहा? प्लुप्त। अब अगर ये ह्रस्व है, ह्रस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ। अगर हम इसी को कहें छोटा या क्या कहें? लघु। क्या कहें? लघु।
लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु। अगर हम इसी को कहें एक मात्रिक, क्या कहें? एक मात्रिक। पहले छोटा देख लेते हैं। इसको अगर हम कहें छोटा, और तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। अगर हम इसको कहें एक मात्रिक, क्या कहें? एक मात्रिक, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। क्या कह देंगे? द्विमात्रिक। और इसको क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक। अब देखो, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ये क्या है? और इसकी बात करें, और इसकी बात करें, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो हश्व कितने हैं? ये कितने हैं? 4। कितने हैं? इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या है 4। अगर इनकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और अगर हम इसकी बात करें दीर्घ या गुरु या बड़ा या द्विमात्रिक, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी? 7। अच्छा, हश्व या दीर्घ हश्व या लघु या छोटा या एक मात्रिक, हम जब इनको देखते हैं, इनके कई कई नाम हैं। अगर ये पूछ ले कि हश्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर, लघु स्वर कितने होते हैं? 4। एक मात्रिक स्वर मतलब जो मात्रा है, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जिसमें कम, एक मात्रिक का मतलब क्या है? पहले हम इसको देख लेते हैं। एक मात्रिक मतलब कम श्वास। क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कम श्वास। अब यहाँ पे अगर कम श्वास निकल रही, देखो एक मात्रिक में कम श्वास निकल रही है, तो द्विमात्रिक में क्या होगा? इसमें जो यहाँ पर श्वास निकल रही होगी उससे 2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हम मल्टीपल कर दें, 2 गुना, मतलब कि 2 गुना श्वास। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे द्विमात्रिक है, यहाँ पे त्रिमात्रिक, तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल किसका कर देंगे? 3 गुना। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर जो हश्व का उच्चारण करेंगे तो जितनी श्वास, जितना उच्चारण करने में श्वास निकलेगी उससे 2 गुनी यहाँ पर, और इससे 3 गुनी यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उसमें आपके वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, 4। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और अगर दीर्घ की बात करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे आपके 7। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुप्त की बात करें तो प्लुप्त में क्या होता है? प्लुप्त की जब हम बात करते हैं तो प्लुप्त में क्या होता है? बताइए भाई, प्लुप्त में क्या होता है? जैसे कि ओम। अब ओम जो है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं ओम, तो लंबी सांस को खींचना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको प्लुप्त, हालांकि इसका हिंदी में प्रयोग नहीं है, इसको जो हम पढ़ते हैं ग्रंथ या फिर संस्कृत में ही इसका प्रयोग होता है, या केवल ओम में ही नहीं है।
या फिर जैसे कि जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे किसी का नाम लेके जब पुकारते हैं, मोहन, जैसे ही हमने लंबी आवाज़ खींची तो वो क्या होता है, प्लुप्त स्वर। तो हम कह सकते हैं चिल्लाने पर भी यही आवाज़ होती है, चिल्लाने पर, चिल्लाने या पुकारने पर। तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्लुप्त स्वर। तो कालमान या उच्चारण काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने देखा एक मात्रिक, जो कम श्वास लगती है, जहाँ पे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। गुरु या द्विमात्रिक की बात करते हैं तो ये आते हैं। उसके बाद त्रिमात्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही आता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अगला क्या टॉपिक आ जाएगा, अगला आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण क्या देखेंगे, उच्चारण काल, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, चलिए इसको देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, अब उच्चारण, जो स्वर का उच्चारण स्थान है वो कहाँ कहाँ से उच्चरित होता है, इसको हम देखते हैं और देखते हैं। पहला है क्या आता है, एक हमने ले लिया कंठ, कंठ के बाद तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठधन, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो यहाँ पे देखो हमने कितने प्रकार लिखे हैं, 7। कितने हैं, 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। क्या स्वर का उच्चारण इन 7 जगह से होता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है, दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा चलो देखते हैं भाई। अब यहाँ पे मैंने लिया छोटा और बड़ा। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कोई बताएगा भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ये कहाँ से उच्चरित होगा? ये हो जाएगा कंठ से। उसके बाद मैं ई और ई की बात करूं, ये कहाँ से उच्चरित होगा? उसके बाद मैं ऊ और ऊ की बात करूं, ये कहाँ से उच्चरित होंगे? उसके बाद री की बात करूं तो री कहाँ से उच्चरित होगा? अगला मैं बात करूंगा ए और आई की, ये कहाँ से उच्चरित होंगे? और नेक्स्ट होगा ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो भाई देख लेते हैं कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ का आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? ये कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से। और ई कहाँ से उच्चरित होती है?
तो ये होती है तालु से। अगर हम किसकी बात करें उ और उ की, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। और अगर री की बात करें तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है। नेक्स्ट है ए और ऐ। मैंने यहाँ पे लिखा है कंठ और तालु। कंठ और तालु, उसका कारण क्या है? देखो मैंने अभी बताया था ए और ऐ कैसे बनते हैं, तो हम एक को समझ लेते हैं। किसको? ए को। ए कैसे बना है? ए का जो योग हुआ है वो कैसे हुआ है? ये बना है छोटा आ और उसके बाद ई के योग से। अब देखो आ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम आ के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है। भाई आप इधर देख रहे हो, क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इसीलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ठीक। उसके बाद ओ और औ की बात करें तो ओ और औ इसको देखेंगे जब हम, तो भाई ओ और औ बना किसके योग से है? तो ओ और औ, देखो ओ जो बना है किससे बना है? आ और ऊ के योग से। आ और ऊ के योग से। अब आ का उच्चारण स्थान कंठ ही है भाई। क्या है? कंठ। क्या है भाई? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? जो कि इधर देख रहे हैं ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। अच्छा, एक नोट डाल के हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि देखो भाई कंठ से भी उच्चरित हुआ, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, लेकिन दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं हुआ। तो एक हम पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, नोट डाल के लगा के लिख लेते हैं कि दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है। तो लिख लेते हैं भाई इसको भी, इसमें लगाते हैं क्या? नोट। और नोट लगा लो आप भाई 10 रुपये का, 10 का नोट लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें लिखना क्या है? लिखना क्या है? दंत एकमात्र उच्चारण स्थान, दंत एकमात्र मूल उच्चारण स्थान है। दंत एकमात्र मूल उच्चारण स्थान है। दंत एकमात्र मूल उच्चारण स्थान है। स्थान है जहां से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता। जहां से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता। भाई इसको भी हमने देख लिया। तो हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण जब किया तो कौन सा स्वर कहाँ से उच्चरित होता है, इसको हमने देख लिया। अब देख लेते हैं जीवा या प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीवा या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। चलो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जीभ, जीभा, या फिर जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर
आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। चलिए भाई, जीवा या जीव या जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हम करेंगे। तो यहाँ कितने प्रकार से करेंगे उसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी अग्र, मध्य और पश्च। एक कंडीशन बनती है अग्र और मध्य और पश्च। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है कि जो अग्र भाग होता है जीभ का वो कौन सा होता है, और मध्य भाग तो बच्चे को पता है कि मध्य भाग क्या होता है। मान के चलो कि ये मेरी जीभ है, ये क्या है, जीभ। अब भाई जीभ का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अब ये जो बाहर का हिस्सा है ये दिख रहा है ना, ये अग्र है या फिर पश्च है। बच्चे को कन्फ्यूजन यही रहता है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जो अग्र भाग होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से, जब जीव यहाँ से प्रारंभ होती है। और ये कौन सा होता है, ये होता है पश्च। मतलब हम ये कह सकते हैं ये कैसा होता है, ये अग्र होता है और ये पश्च होता है। ये बीच का क्या होता है, मध्य होता है। तो मध्य से एक ही उच्चरित होता है, एक ही स्वर, और वो कौन सा है, पहले हम लिख लेते हैं। तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक है अग्र, दूसरा है मध्य और तीसरा है पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अगर इनकी हम संख्या की बात करें, तो संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे जो 1 है वो केवल छोटा आ है, इसके अलावा कोई भी मध्य जीभ से उच्चरित नहीं होता है। और पश्च स्वर से कितने उच्चरित होते हैं, वो होते हैं भाई 4 यहाँ हो गए और 1 यहाँ हो गया, बच्चे कितने हैं, 11 स्वर होते हैं, 5 हो गए। तो पश्च स्वर से कितने उच्चरित होंगे, 6। यहाँ से कितने उच्चरित हो रहे होंगे, 1, 6 और 4। अब अच्छा इसको देखते हैं। जब हम अग्र मध्य स्वर की बात करते हैं तो मध्य स्वर में केवल और केवल एक ही आता है, और जो कौन सा है, छोटा आ। केवल ये एक ऐसा स्वर है जो मध्य जीभ से उच्चरित होता है। और पश्च से की बात करें जैसे ई ई ई ई ई ई, अब ई और ई यहाँ से उच्चरित होता है। और ई के बाद जब हमने ए और ए को पढ़ा था तो आ और ए के योग से बना था, आ और ई के योग से बना था क्या, ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई और उसके बाद ए और ए। तो यहाँ पर ये 4 हो गए। बाकी जो 6 बचे हैं उसके बाद ये कहाँ आ जाएंगे, आ, ई, आ, उसके बाद उ, री, उठाओ जरा इसको, क्या हो गया, एक आ, उ और बड़ा उ, री, उसके बाद री, री के बाद अब कौन सा आ जाएगा, ओ और औ। कौन सा आ जाएगा, ओ और औ। क्या हो जाएगा, ओ और औ। तो यहाँ से जो उच्चरित होने वाले जीभा या जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने देखा 3 प्रकार से वर्गीकरण हो जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। हालांकि कभी ऐसा क्वेश्चन संख्या में नहीं पूछता है कि कितने प्रकार से वर्गीकरण होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। अब क्वेश्चन
थोड़ा सा घुमा के पूछने लगे और थोड़ा सा डीप में जाने लगे हैं। तो अब पूछ लेते हैं कि अग्र स्वर से, अग्र जीभ से कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, या ऐसे इसमें 4 उच्चरित हो रहे हैं और पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अग्र जीभ से उच्चरित नहीं होता है। अब अग्र इसमें से 3 ऑप्शन दे दिए और एक इधर से ऑप्शन ले लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम देख लेते हैं एक स्वर और आ जाता है जिसको हम आगत स्वर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम क्या हैं? इसको आगत स्वर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी स्वर। और इसका प्रयोग जो है वो तद्भव में होता है। तो हम इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग तद्भव में होता है। तद्भव में, ठीक। तो जहाँ पर भी आपको आ दिख जाए, ये मतलब जो आगत स्वर कहते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ हो जाता है? तद्भव में प्रयोग होता है। और इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया था भोलानाथ तिवारी जी ने। किसने दिया था? भोलानाथ तिवारी। इसका नामकरण किया। तद्भव में इसका प्रयोग, तद्भव में प्रयोग। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी स्वर। अंग्रेजी स्वर। अच्छा, इसको हम, ये वृत्ताकार होता है, आवृत्ताकार होता है। तो ये कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं हमने जो अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आज ये दूसरी वर्णमाला की क्लास है और हमने स्वर के प्रकार को देखा। तो मूल स्वर कितने हैं और मूल प्रकार कितने हैं और कुल प्रकार कितने हैं? मूल प्रकार है 3, स्वर के मूल प्रकार 3 हैं जो कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त हैं। और कुल प्रकार की बात करते हैं तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त और संयुक्त हैं। उसके बाद हमने देखा स्वर का वर्गीकरण। स्वर का हमने वर्गीकरण 6 प्रकार से किया। पहला किया सामान्य रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा किया कालमान, उच्चारण काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तीसरा किया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। चौथा किया जीवा के प्रयोग के आधार पर। पांचवा किया मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद। और छठा किया मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद। पहला हमने पढ़ा सामान्य या रचना, बनावट के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ पे हमने मूल स्वर को देखा और संधि स्वर को देखा। संधि स्वर कितने होते हैं? 7। संधि स्वर को 2 जगह डिवाइड किया गया, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर 3 होते हैं और मूल रूप से 3 होते हैं। वैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद कालमान या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने देखा तो वहाँ पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, या फिर एक मात्रिक, द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक। जहाँ पर जब हम कम श्वास लगती है वहाँ एक मात्रिक, जहाँ उससे थोड़ी अधिक वहाँ 2 मात्रिक, और जहाँ और अधिक लगती है वहाँ पे 3 मात्रिक। उसके बाद हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जो स्वर उच्चरित होते हैं वो कहाँ कहाँ से स्वर उच्चरित होते हैं। तो कोई भी स्वर, ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर के उच्चारण स्थान से, तो यही पूछ लिया जाता है कि दंत से कौन सा स्वर उच्चरित होता है। और आपको ऑप्शन दे देगा कि एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, या फिर ऐसे पूछ लेगा, एक ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन दे दिया दंत, इनमें से कौन सा, एक आ का दे दिया, ऊ का दे दिया, कुछ भी दे दिया और उसमें पूछ लिया कि दंत से उच्चरित होने वाला स्वर नहीं है। तो ऐसे भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें ये इसीलिए मैंने नोट डाल के लिखवा दिया है कि दंत एकमात्र
मूल स्थान है जहाँ से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है। अगला देखते हैं, जीवा या जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने देखा तो वहाँ पे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, अग्र, मध्य और पश्च। मध्य जो है केवल वहाँ से छोटा आ बोला जाता है, और अग्र जीभ की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय। उसके बाद जो आपके 6 स्वर बच जाते हैं वो कहाँ से उच्चरित होते हैं? पश्च स्वर से उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा, यहीं तक हम लोग, नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।